नमस्कार दोस्तों। ये हमारी लाल किताब का क्लास नंबर 2 है। तो लाल किताब का लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है लाल किताब का। अब आपने लेक्चर 1 को देख के नोट्स बना लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब लेक्चर 2 पे आ जाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि भाई हमें ये समझना है कि नाइट ब्लाइंड प्लैनेट्स वाली कुंडली किसको बोलते हैं। नाइट ब्लाइंड प्लैनेट्स का मतलब जो ग्रह दिन में तो देख सकते हैं लेकिन रात को अंधे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंड प्लैनेट्स, यानी रत अंध ग्रह। जो ग्रह रात को अंधे हो जाए। अब ये सिचुएशन कुंडली में कब बनेगी? अब अगर हमारी कुंडली में जो सूर्य है वो 4th हाउस में बैठा है और शनि जो है वो 7th हाउस में बैठा है। अगर ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है कुंडली में कि सूर्य 4th हाउस में है और शनि 7th हाउस में बैठा है, तो इसको हम रत अंध ग्रह या नाइट ब्लाइंड प्लैनेट्स की कुंडली बोलेंगे, या इसको हम हाफ ब्लाइंड टेवा बोलेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इम्पैक्ट ये होगा कि जो जातक है जिसकी कुंडली है वो अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफ़र करेगा और अपनी फैमिली लाइफ में सफ़र करेगा। यानी उसका कैरियर, प्रोफेशन इम्पैक्टेड रहेगा, डिस्टर्ब्ड रहेगा, और उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब्ड रहेगी। यानी कैरियर भी डिस्टर्ब्ड और फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब्ड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि भाई हमें पता है सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है, कट्टर। ठीक है। अब इसका लॉजिक सुनो कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सूर्य 4th में है और शनि 7th हाउस में बैठे हैं, तो जातक की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ यानी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है और प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए है, इसका लॉजिक अब सुनो कि ऐसा क्यों है। तो लॉजिक समझाने के लिए अब आपको मेरे को कुछ बातें बतानी पड़ेगी ताकि आप इसका लॉजिक समझ लो। अब देखो, आज ही क्लास में मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ इस बात का, लेकिन लॉजिक समझाने के लिए मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें समझानी पड़ेंगी, तभी वो लॉजिक आप समझोगे। अब ये जो एक्स्ट्रा बात मुझे आपको समझानी है ये आने वाली क्लासेस का विषय है, लेकिन क्योंकि लॉजिक समझने के लिए ये एक्स्ट्रा बातें पता होनी चाहिए, तो मैं लॉजिक तो समझाऊंगा ही, क्योंकि बिना लॉजिक के मज़ा नहीं आएगा। लेकिन लॉजिक समझने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा बातें जो मेरे को आज ही क्लास में नहीं बतानी, फ्यूचर में बतानी है, फ्यूचर क्लासेस में उन पे कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा ताकि आप ये लॉजिक समझ जाओ अब इसका। तो देखो, कुछ बातें लॉजिक समझाने के लिए आप समझो। इस तरह से हमारी कुंडली होती है। कुंडली में 12 हाउस होते हैं। ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी ये 12 हाउस ऐसे कुंडली में देखे जाते हैं। अब हमने कहा कि भाई 4th हाउस में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है, सन। और 7th हाउस में कौन बैठा है? शनि, यानी सैचुरन। तो ये क्या हो गई? नाइट ब्लाइंड प्लैनेट्स, रत अंधे ग्रह की कुंडली हो गई, हाफ ब्लाइंड टेवा हो गया। ये हमें पता लग गया। अब इससे होगा क्या हमारा ऊपर? हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़त्म, प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी हमारी, और हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी। दोनों, अगर हमारी लाइफ में हमारा कैरियर भी डिस्टर्ब चल रहा है और हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है, तो फिर कितना स्ट्रेस आ जाएगा आप सोच सकते हो। तो भाई इसका लॉजिक क्या है, क्यों है ऐसा? तो देखो, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके, दृष्टि का। तो हर प्लेनेट की कुछ ना कुछ दृष्टि होती है। दृष्टि तो एक ये होता है कि जो प्लेनेट जहाँ बैठा है वहाँ से बैठकर वो अपने 7वें हाउस को देखता है। तो हर प्लेनेट की एक तो 7th एस्पेक्ट होता है, 7वीं दृष्टि होती है। हर प्लेनेट जहाँ बैठा है वहाँ से वो अपने 7वें घर को देखता है। जैसे कि अब आ जाओ एग्जांपल, जैसे कि सूर्य कहाँ बैठा है हमारा? सूर्य बैठा है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ से आपने 7वां घर कैसे काउंट करना है? देखो,
पहला तो इसी को मान लेना है एक, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। यानी सूर्य 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है। सूर्य 4th हाउस में बैठ के किसको देख रहा है? 10th हाउस को देख रहा है। ठीक है, और कैसे देख रहा है? ये 7वीं दृष्टि से। ठीक है, ऐसे ही ना सातवीं, हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि तो होती है। अब कुछ प्लेनेट की कुछ एक्स्ट्रा दृष्टि भी होती है, जैसे कि शनि है, शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है, 10th एस्पेक्ट भी होता है शनि का। तो अभी लॉजिक के लिए जितना जरूरी है वो बता रहा हूँ। तो शनि का 10वां एस्पेक्ट भी होता है। ठीक है, अब शनि मान लो 10वीं दृष्टि देखिए, तो शनि की 10वीं दृष्टि देखो कौन से हाउस पर पड़ रही है। शनि बैठा है यहाँ पे 7वें हाउस पे। अब यहाँ से 10th शुरू करो काउंटिंग, तो एक तो यही हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, यानी 4th हाउस। तो शनि की 4th हाउस पे, शनि की 4th हाउस पे 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये दो बातें हमें पता लग गई कि सूर्य जो है वो तो 10th हाउस को देख रहा है, और शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है। ये बात पता लग गई। ठीक है, अब दृष्टि बड़ी खतरनाक चीज होती है। ठीक है, जैसे भोलेनाथ अपनी अगर तीसरी आंख खोल दें तो आपको पता है सबको क्या हो जाता है। ऐसे प्लेनेट की जो दृष्टि होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, अच्छी भी होती है, खतरनाक भी होती हैं। देखो, अब दृष्टि से ही प्लेनेट बहुत कुछ कर देते हैं। अब होगा क्या कि भाई सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है, हमें पता है। अब देखो सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य 4th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है। सूर्य 4th हाउस से में बैठकर 10th हाउस को देख रहा है, बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि से। और 10th हाउस किसका है हमें पता है, 10th हाउस किसका है? शनि का हाउस है। और 10th हाउस किसका है? हमारे प्रोफेशन का, कैरियर का हाउस है। अब भाई सूर्य तो शनि का दुश्मन है, तो जो शनि का जो घर है 10वां घर, उसके फल को तो सूर्य क्या करेगा? बिगाड़ेगा। तो सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि डाल के 10th हाउस पे 10th हाउस के फल को बिगाड़ेगा। इससे क्या होगा कि जातक का जो प्रोफेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये तो लॉजिक हो गया कि जातक का प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सूर्य 4th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है, और 10th हाउस शनि का दुश्मन का हाउस है, और 10th हाउस से हमारा कैरियर देखा जाता है, प्रोफेशन देखा जाता है। इसलिए हमारा जो जातक का प्रोफेशन है वो डिस्टर्ब होगा। अब आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पे। भाई सैटर्न जो है वो बैठा है 7th हाउस पे, सैटर्न 7वें घर में बैठा है। अब 7वें घर में अगर शनि बैठ जाए ना, तो 7वें घर में बैठा हुआ शनि बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल। उसके दो रीज़न है कि शनि अगर 7वें घर में बैठा है तो पावरफुल किस लिए है वो, तो नोट कर लेना ये बात, क्योंकि शनि 7वें घर में क्यों पावरफुल होता है। एक तो ये बात होती है कि शनि पावरफुल इसलिए है 7वें घर में कि एक तो यहाँ पे शनि एग्जोल्टेड होता है, ऊंच का होता है। किसका होता है? ऊंच का होता है। शनि 7वें घर में कैसे होता है? ऊंच का होता है। और दूसरा ये यहाँ पे शनि को दिग्बल मिलता है। दिग्बल मिलता मतलब होता है कि अगर कोई प्लेनेट किसी पर्टिकुलर स्पेशल डायरेक्शन में बैठा हो, अगर कोई प्लेनेट किसी पर्टिकुलर स्पेशल डायरेक्शन में बैठा हो, तो उस डायरेक्शन में बैठने से उसको शक्ति मिलती है, उस शक्ति को हम दिग्बल बोलते हैं। तो शनि को यहाँ पे दिग्बल भी मिलता है, इसलिए शनि यहाँ पे 7th हाउस में बहुत पावरफुल होता है। अब शनि क्या कर रहा है? शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 10th एस्पेक्ट से किसको देख रहा है? 4th हाउस को देख रहा है। और 4th हाउस में कौन बैठा हुआ है? सूर्य दुश्मन बैठा हुआ है। अब आप देखो होगा क्या। देखो
फोर्थ हाउस का जो मालिक है, फोर्थ हाउस का जो ओनर है फोर्थ हाउस का, वो है मून। जैसे 10वें हाउस का मालिक शनि है, ऐसे फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? मून है। अब ये बात आप नोट करते हुए चलो, बाकी जब आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बातें दोबारा से आएंगी कि भाई पहले घर का मालिक कौन है, दूसरे घर का मालिक कौन है। लेकिन अगर अभी भी कुछ कुछ बातें पता लग रही हैं कि जैसे हमें पहली क्लास में पता लग गया कि 10वें हाउस का मालिक शनि है, आज फिर पता लग गया इस क्लास में भी 10वें हाउस का मालिक शनि है, ऐसे फोर्थ हाउस का मालिक मून है, चंद्रमा है। जो बातें पता लग रही है उसको नोट करो। लेकिन जब इसका स्पेशल टॉपिक आएगा आगे, जब हम पढ़ेंगे ये टॉपिक कि कौन से घर का मालिक कौन होता है, तो और अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, अब लॉजिक सुनने के लिए आप देखो कि ओनर जो है फोर्थ हाउस का वो कौन होता है? मून होता है। अब शनि क्या कर रहा है? शनि 7वें हाउस में से बैठ के फोर्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, अपनी 10वीं दृष्टि। और फोर्थ हाउस किसका है? फोर्थ हाउस मून का है। और मून क्या है? मून है हमारा माइंड। मून किसका सिग्निफिकेटर है? मून जो होता है वो हमारे दिमाग का सिग्निफिकेटर होता है। तो जब शनि 10th हाउस में अपने दुश्मन के ऊपर दृष्टि डालेगा, सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेगा, तो यहाँ दृष्टि डालने से जो मून का इफेक्ट है, मून का इफेक्ट भी यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। और मून का इफेक्ट डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब है मून डिस्टर्ब होने का मतलब है कि हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो जब शनि 7वें हाउस से बैठकर फोर्थ हाउस को देखेगा, तो सूर्य जो दुश्मन बैठा है, यानी शनि 7वें हाउस से बैठ के जब फोर्थ हाउस को देखेगा तो वहाँ पे दुश्मन बैठा है शनि का, और दुश्मन इम्बैलेंस होगा शनि की दृष्टि से। और सूर्य के इम्बैलेंस होने से मून भी क्या होगा? इम्बैलेंस होगा। और मून का इम्बैलेंस होने का मतलब है कि हमारा जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब होगा। प्लस में अब एक बात नोट करना आप कि फोर्थ हाउस से हमें मैरिटल हैप्पीनेस का पता लगता है। फोर्थ हाउस से हमें किसका पता लगता है? मैरिटल हैप्पीनेस का पता लगता है। फोर्थ हाउस से हमें हमारी जो वैवाहिक जीवन की खुशियाँ हैं उसका पता लगता है फोर्थ हाउस से। यानी फोर्थ हाउस से हमें वैवाहिक जीवन की खुशियों का भी पता लगता है। अब देखो, जब 7th हाउस में बैठकर, 7वें हाउस में बैठकर शनि फोर्थ हाउस को देखेगा तो फोर्थ हाउस के रिजल्ट बिगड़ेंगे। और फोर्थ हाउस का एक रिजल्ट क्या है? मैरिटल हैप्पीनेस भी है। तो मैरिटल हैप्पीनेस भी बिगड़ेगी। तो इसका मतलब कुल मिला के ये मतलब हो गया कि जब शनि 7th हाउस से फोर्थ हाउस को देखेगा अपनी 10वीं दृष्टि से, 10th एस्पेक्ट से, तो फोर्थ हाउस के जो रिजल्ट हैं वो खराब होंगे। फोर्थ हाउस के रिजल्ट को वो खराब करेगा। क्यों खराब करेगा? क्योंकि फोर्थ हाउस में उसका दुश्मन बैठा है सूर्य, इसलिए शनि फोर्थ हाउस के रिजल्ट को खराब करेगा। अब फोर्थ हाउस का मतलब है मून का हाउस, चंद्रमा का हाउस। और मून का मतलब होता है मेंटल पीस। मून का मतलब है माइंड। तो मून अगर फोर्थ हाउस का फल डिस्टर्ब होगा, यानी मून डिस्टर्ब होगा, तो हमारा मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा, हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होगा। फोर्थ हाउस से हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का भी पता लगता है। फोर्थ हाउस से हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का भी पता लगता है। तो जब फोर्थ हाउस का रिजल्ट खराब करेगा शनि, तो हमारी मैरिटल हैप्पीनेस भी खराब होगी। तो कुल मिला के सूर्य तो क्या करेगा? सूर्य तो हमारे प्रोफेशन को खराब करेगा। और शनि क्या करेगा? शनि हमारी मैरिटल हैप्पीनेस को ख़राब करेगा, यानी फैमिली लाइफ को ख़राब करेगा। प्लस में हमारी मेंटल पीस को भी ख़राब करेगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा डिफ़िकल्ट, बड़ा ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है, नाइट ब्लाइंड प्लैनेट्स की कुंडली का कॉम्बिनेशन।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, लेक्चर नंबर 2 था लाल किताब का। तो ये लाल किताब का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के नोट्स बना लिए होंगे आपने, अब लेक्चर नंबर 2 के नोट्स बना लेना। अब एक बात ध्यान रखना कि एक ही दिन में सब कुछ आपको नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन कुछ लॉजिक अगर आपको समझने हैं तो लॉजिक समझाने के लिए आपको वो बातें भी बतानी पड़ेगी हमको, जो बातें इस क्लास में बताने की नहीं, फ्यूचर क्लास में सीखने की है। तो अगर वो बातें, कुछ लॉजिक समझाने के लिए आपको एडवांस लेवल की बातें बतानी पड़े जो अभी नहीं सिखाने की हैं, बाद में सिखाने की हैं फ्यूचर क्लासेस में, लेकिन अभी मजबूरी में डिस्कस करनी पड़ रही हैं वो बात, ताकि आप लॉजिक समझो। तो वो बातें अगर आपको कुछ पता लग रही हैं तो उसको आप नोट करके चलो। तो जब वो बातें दोबारा डिटेल में आएंगी तो आपको पहले से, अगर आपने उस बारे में सुन रखा होगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये सीखने का तरीका होता है। जैसे आज हमें पता लगा, पहली क्लास में हमें पता लगा था कि जो 10वां हाउस है वो शनि का होता है और 10वां हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है। ये हमें फर्स्ट क्लास में पता लगा था। ये बात हमें आज की क्लास में भी पता लगी। 4th हाउस किसका होता है? 4th हाउस मून का होता है, चंद्रमा का होता है। और 4th हाउस से हम मैरिटल हैप्पीनेस देखते हैं, ये हमें पता लगा। तो ये लिख के रख ली बात। मून जो होता है वो सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड होता है, यानी मून से हमारा माइंड इफेक्ट होता है। तो मून डिस्टर्ब है तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होगा। तो ये बात पता लगी तो उसको लिख के रख ली। तो जो एक्स्ट्रा बातें लॉजिक समझाने के लिए एक्स्ट्रा बातें हम आपको बता रहे हैं, उन एक्स्ट्रा बातों को लिख के रख लो। फिर जब ये बातें डिटेल में आगे की क्लासेस में आएंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएंगी। तो ये सीखने का तरीका होता है। तो लाल किताब का जो लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा हो गया। थैंक यू सो मच।